आपका समय स्टार्ट होता है अब। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये साइंस सीरीज का 8वां वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग साइंस के उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो ये पूरा सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पूरे सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए वो सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल में रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इस पूरे सीरीज को जरूर देखिएगा एंड आपको जरूर इससे फायदा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी मिश्र धातु का एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियो में। मैंने आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन लिया है एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमलगम। एंड आपको याद क्या रखना है, अमलगम बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन सा होगा? Hg, जिसे हम लोग मरकरी या पारा कहते हैं। एंड इसके अलावा जो आपको याद रखना वो क्या है? लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन, ये ऐसे तत्व हैं जो कि अमलगम नहीं बनाते हैं। एंड ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि रेलवे उन पॉइंट को पकड़ता है जो कि एक्सेप्शन होता है, जो कि अपवाद बनाता है। एंड आपको ये सब बातें याद रखनी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। इनमें से किसी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा या एनर्जी। इसके लिए एक अलग ही प्रिंसिपल है, एक अलग ही सिद्धांत है। वो क्या नियम है हम लोग देख लेते हैं। इस नियम का नाम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या होगा? तो ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जनरेटर है। आई होप आप जनरेटर समझते होंगे, जिसे शादी या किसी समारोह में यूज किया जाता है बिजली के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में तेल डालते हैं, उसके बाद हम लोग उससे उसका हैंडल घुमाते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसका हैंडल घुमाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो मशीन होता है, जो यंत्र होता है, वो घूमता है। तो मशीन के घूमने से, यंत्र के घूमने से हमें क्या मिला? यांत्रिक ऊर्जा मिला। ठीक है, जो चेंज होकर क्या देता है? हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज हो गया? विद्युत ऊर्जा में। तो यही बात यहाँ कहा गया है। और मैंने एक और बात यहाँ पर लिखा है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं। यहाँ बोला गया है मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम, और हवा में कहने का मतलब हुआ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं क्या बन रहा है? MgO। और MgO किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मीथेन के जलने पर क्या होता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है।
इससे रिलेटेड बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CH4। एंड इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस, या इसे पंख गैस भी कहा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था मीथेन गैस को मार्स या पंख गैस क्यों कहा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। कैलोरी मान की इकाई क्या है? मतलब कि कैलोरी को किस यूनिट में मापा जाता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि कैलोरी को किसमें मापा जाता है? किलो जूल पर केजी में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कैलोरी को किसमें नापा जाता है? किलो जूल पर केजी में। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब कि ये किस नेचर के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जो जीव जंतु या पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनता है। आज से लगभग बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी कारणवश किसी चट्टान के नीचे दब गए थे, तो हुआ क्या था, बहुत ही ज्यादा गर्मी और बहुत ही ज्यादा प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो गए? जीवाश्म ईंधन में चेंज हो गए। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन का ही एग्जाम्पल है। एंड आपको बताना है जब इसे जलाया जाता है, इससे जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर निकलता है, इसके ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? एंड ये है आपके ऑप्शन, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय ऑक्साइड। ऐसा क्यों हुआ आइए समझते हैं। यहाँ बोला जा रहा है जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो क्या निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। आप ये बताइए ये धातु है या अधातु है? तो आपके मन में आएगा ये क्या है? अधातु है। एंड जब अधातु ऑक्साइड बनाता है तो वो ऑक्साइड किस नेचर का होता है? वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश ऑक्साइड के रूप में होता है। मतलब कि आपसे ये पूछा जाना है जब कोयला या पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो कौन से ऑक्साइड बनते हैं? तो ये है आपके ऑप्शन, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन का आंसर इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि जब कोयला या पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो जो ऑक्साइड बनता है वो कौन सा ऑक्साइड होगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड या कार्बन का ऑक्साइड। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता दूं सोना, प्लेटिनम, ये तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, एंड इस कारण इसे नोबेल धातु भी कहा जाता है। एंड मैं सोना और प्लेटिनम के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ। सोना का सिंबल क्या होता है? केमिकल सिंबल Au, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। इसी प्रकार से प्लेटिनम का केमिकल सिंबल क्या होता है? Pt, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ga का मतलब हुआ गैलियम और Cs का मतलब हुआ सीजियम। मैं आपको दोनों के बारे में कुछ नॉलेज दे देता हूं। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 31। इसी प्रकार से सीजियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितना होता है 55। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हैरी बियरली ने। एंड स्टेनलेस स्टील आप लोग जनरली देखते होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसमें स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है एंड उसमें जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील दो या दो से अधिक धातु के मिलने से बनता है। तो कौन कौन सा धातु को मिलाया जाता है आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो स्टेनलेस स्टील कार्बन, क्रोमियम और निकेल के मिलने से बनता है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टील को अगर जंगरोधी बनाना है तो उसमें क्रोमियम का मात्रा अधिक होगा। जब लोहे को डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन जस्ट पीछे वाला ही है। तो ये है आपके ऑप्शन। एंड मैंने इसका पूरा नाम नहीं लिखा है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ऐसा ही दिया गया था। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसमें आपसे पूछा गया था स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमें क्या क्या मिलाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेनलेस स्टील हमें कैसे मिलता है? हमें लोहे के साथ क्या क्या मिलाना पड़ेगा? निकेल, क्रोमियम और कार्बन। तो यहाँ कार्बन तो ऑप्शन में था नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ निकेल और क्रोमियम। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो पेट्रोलियम होता है या जो कोयला होता है, आप उसे बोल सकते हो ये सब क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ही है। तो आपसे पूछा जा रहा है जब उसे जलाया जाता है, जब उसका दहन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एंड ये आपके ऑप्शन और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कि मीथेन को जलाने पर क्या मिलेगा, तो मीथेन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। डैश का प्रयोग गाड़ियों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब कि गाड़ियों में पेट्रोल के साथ क्या डाला जाता है जिससे कि उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल। मतलब कि गाड़ियों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल डालने पर वो ईंधन के रूप में काम करता है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। एंड मैं आपको बता दूं, जो पीने वाला शराब होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला यही होता है C2H5OH। और पीने वाले शराब के रूप में इथेनॉल का ही प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। एंड ये आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है
तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, गति में है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमें कौन सा ऊर्जा मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। एंड ये आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोली चलाया जा रहा है। जब गोली को चलाया जाएगा तो गोली किस में आ जाएगा, गति में आ जाएगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब क्या हुआ, मास, द्रव्यमान, और वी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी। अगर आपसे ये पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है, तो काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। नाइक्रोम की संरचना क्या है, जो कि एक मिश्र धातु है। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है नाइक्रोम किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है। एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, नाइक्रोम का जो तार होता है उसका उपयोग किया जाता है हीटर में। हम लोगों ने देखा होगा हीटर में जो मोटा तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का ही बना होता है। और नाइक्रोम का तार किसके किसके मिलाने से बनता है, लोहा, निकेल, क्रोमियम। इसके अलावे इसमें एक और धातु मिलाया जाता है जिसका क्या नाम है, मैंगनीज। मैंगनीज ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने इसमें दिया भी नहीं। लेकिन आपको याद रखना है नाइक्रोम किसके किसके मिलने से बनता है, लोहा, निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज। मैं ये सभी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको दोबारा इसका केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब क्या होगा, मास, द्रव्यमान, और वी का मतलब वेलोसिटी, वेग। तो मतलब कि इसमें क्या क्या आया, द्रव्यमान और वेग। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एंड यही इसका सही आंसर है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। मतलब कि किसी वस्तु का अगर हमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ाना है तो किसमें वृद्धि करना होगा। एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई। इसका आंसर ऊंचाई कैसे हो आइए समझते हैं। तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो एम का मतलब क्या होता है, मास, द्रव्यमान। जी का मतलब क्या होता है, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं छोटी जी। और एच का मतलब क्या हुआ, हाइट।
मैं आपको बता दूं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। इसी प्रकार से जो छोटी जी है इसका वैल्यू फिक्स होता है, वो भी कभी नहीं बदलता है पृथ्वी पर, लेकिन हाइट तो बदल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हाइट। मतलब कि अगर हाइट में परिवर्तन किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में भी, स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। एंड ये आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूरी। तो मैं आपको बता दूं किसी भी गाड़ी में दो प्रकार के मीटर लगे होते हैं। एक मीटर होता है जो कि स्पीड नापता है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रहा है, और दूसरा होता है जो कि दूरी नापता है। आपने जनरली बाइक में देखा होगा जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि बाइक कितनी रफ्तार से जा रही है। तो जिसमें आप वो देखते हैं तो उसे कहा जाता है स्पीडोमीटर। और उसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा मीटर होता है जो कि आपको बताता है कि गाड़ी अभी तक कितना दूरी तय कर चुका है। तो वो कौन सा मीटर होता है, ओडोमीटर। और जिससे हम लोग स्पीड मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पनडुब्बी से समुद्र के ऊपर देखने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप। मैं आपको अभी पेरिस्कोप दिखा देता हूं कि कैसा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है समुद्र और ये है पनडुब्बी, और जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर निकला हुआ है यही है पेरिस्कोप। मैं आपको इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए पेरिस्कोप बनाने में किस दर्पण या किस मिरर का उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण या प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। एंड अगर आपसे और ये भी पूछा जाए कि प्लेन मिरर या समतल दर्पण कितने डिग्री पर रखा जाता है पेरिस्कोप में, तो समतल दर्पण इसके अंदर 45 डिग्री या 45 डिग्री पर रखा जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एसआई यूनिट एक समान है। एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको संवेग और आवेग का एसआई यूनिट दिखा देता हूँ। यहाँ हम लोग देख सकते हैं संवेग का, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से आवेग, या जिसे हम लोग इंग्लिश में इंपल्स बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। दाब का अंतरराष्ट्रीय इकाई या एसआई यूनिट क्या है। एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। एंड इसके बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। तो दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक और ऐसा यूनिट निकालता हूँ जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बल का, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इसे पुट करते हैं, तो पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दाब के बारे में जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया था जिन वैज्ञानिक ने, उसका नाम था ब्लेज पास्कल। तो उनको सम्मान देने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, एक पास्कल।
एंड हो सकता है आपसे एग्जाम में दोनों पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा दाब के बारे में सही है, एंड 3 बातें बिल्कुल सही दिया जाएगा और 1 बात गलत दे दिया जाएगा, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई यूनिट है, एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि तापमान को, टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, तो केल्विन इसका आंसर कैसे होगा? तो आपका डाउट बिल्कुल सही है, मापते तो हम लोग सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन ही होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्न में से किस राशि का एसआई यूनिट है, एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। मतलब कि त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप त्वरण के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझना चाहते हैं, तो मैंने गति चैप्टर का न्यूमेरिकल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने त्वरण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, या जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पर वो प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। एंड जो भी ऑप्शन दिए गए मैं आपको उसका एसआई यूनिट बता देता हूँ। तो विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसी प्रकार से संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, अभी मैंने बताया है। एंड पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस राशि को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किस राशि को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। मतलब कि सरफेस टेंशन को मापने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं? स्टेलाग्मोमीटर। मैंने आपको अभी बताया था सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, एंड ये आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। तो आप ये जान लीजिए हाइड्रोफोबिया होता क्या है। जनरली हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी का डर। मतलब कि जब पागल कुत्ता किसी को काटता है, तो जिसको भी काटता है उस इंसान को या जिसे भी काटा, उससे कहीं ना कहीं पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। वो जल्दी नहाता नहीं है, या इसके अलावा वो पानी के टच में नहीं आता है। सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग किया जाता है, एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। मतलब कि किसी भी सर्किट में बिजली पता लगाने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम लोग बिजली पता लगाने के लिए या करंट मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो आपका बात बिल्कुल सही है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं बिल्कुल छोटे अमाउंट का करंट नापने के लिए, जबकि एमीटर या अमीटर का यूज हम लोग करते हैं एक लार्ज अमाउंट का करंट पता करने के लिए। एंड गैल्वेनोमीटर से हम लोग किसी भी करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, एंड अमीटर से हम लोग
किसी भी करंट का डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो ये आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्य। तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वर्क बराबर या कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बल गुना विस्थापन। तो यहीं से आपसे डायरेक्ट पूछा गया था। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? ये आपसे पूछा जा रहा है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एंड मैं आपको बता दूं एमआरआई का यूज किया जाता है हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो कि खराब हो। एंड आपने सुना होगा एमआरआई स्कैन। तो ये वही स्कैन होता है, स्कैनिंग होता है, जिसमें कि हमारे पूरे बॉडी को स्कैन किया जाता है, जिससे कि जो भी पार्ट हमारे बॉडी का ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है उसे डिटेक्ट किया जाता है। एंड मैं आपको बता दूं सबसे पहले एमआरआई का यूज किसने किया था? रेमंड वी डेमेजियन ने। मैं आपको अभी कुछ एनिमेशन दिखाने वाला हूं जिससे कि आप समझ जाएंगे कि एमआरआई स्कैन होता क्या है। आपने अक्सर इसे देखा होगा किसी मूवी में या किसी सीरियल में। ये है एमआरआई स्कैन, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। CaOH2 या जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कि एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 में कितने परमाणु उपस्थित हैं। ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कितने परमाणु उपस्थित है, मतलब कि आपसे सिंपली पूछा जा रहा है इसमें कितने एटम है। तो हम लोगों को सिर्फ काउंट करना है, तो हम लोग काउंट करते हैं। ये देखिए ये है कैल्शियम, ये हुआ एक, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर देखिए आप कितने परमाणु है? दो परमाणु है। और ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? दो। तो दो अंदर परमाणु है इसके, और बाहर में कितने यहाँ? दो हैं। तो दो दूना कितना हो जाएगा? चार। तो एक हो गया कैल्शियम और चार हो गया हमारा ब्रैकेट में, तो टोटल कितना हो गया? पांच। मैं आपको दोबारा इसे बता रहा हूँ, यहाँ हमें सिर्फ काउंट करना है। तो यहाँ देखिए ये हो गया कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम कितना? एक है, आपको याद रखना है एक। उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने परमाणु है? एक हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया हाइड्रोजन, मतलब कि टोटल दो परमाणु है। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर देखिए ये कितना है? हॉल टू है। तो अंदर में दो थे और बाहर में हॉल टू है, तो दो दुना कितना हो गया? चार। मतलब कि ये ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने परमाणु उपस्थित हो गए? चार। और एक हो गया बाहर कैल्शियम, तो चार एक कितना हो गया? पांच। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हुआ? पांच। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपको कैसा लगा आज का सेशन उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में।